औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अंबर जान। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब एक एक दफ़ा दरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ लें। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें आज हम कैलकुलेशन करेंगे एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की कि एक इलेक्ट्रॉन जो है जब वो अपने ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो उसकी एनर्जी क्या होती है, उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है। कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आप लोग देख सकें तो अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, ये मूवमेंट के दौरान इसकी एनर्जी किस तरह से है, इसकी ऑर्बिट 1 में एनर्जी क्या है। अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वहाँ पर उसकी एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी के बारे में कि एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट्स के गिर्द मूव कर रहा है, आया कि वो ऑर्बिट नंबर 1 में मूव कर रहा है, ऑर्बिट नंबर 2 में मूव कर रहा है, तो वो किस एनर्जी से मूव कर रहा है। आज हम उस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। इसकी कैलकुलेशन जो थी वो बोहर्ट्ज़ ने की थी, क्योंकि आप लोग जान चुके हैं कि बोहर्ट ने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसमें उसने 3 से 4 पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया था। उन्हीं पोस्टुलेट में उसने आपको रेडियस के बारे में बताया। फिर हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रॉपर रेडियस की डेरिवेशंस करके देखी थी। आज जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एंड ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट के दौरान उसकी एनर्जी क्या होती है। ये तो हम सबको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, वो सम होती है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी आप सबको पता है, ये आपकी मूवमेंट वाली एनर्जी होती है। फिज़िक्स में आपने इसको काफ़ी डेप्थ में पढ़ा हुआ है। जो दूसरी एनर्जी है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो भी आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये स्टोर्ड एनर्जी होती है कि एक बॉडी के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर है। अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो कि अपने ऑर्बिट के गिर्द मूव करता है, क्या वो भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को। फिर फिज़िक्स में हम लोगों ने ये पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv² के इक्वल होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इन इलेक्ट्रॉन में वो जो सेव एनर्जी है, वो स्टोर एनर्जी है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, आज वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो वही एनर्जी है जो आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ी हुई है, जो कि इक्वल है हाफ mv² के। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन अ न्यूक्लियस एंड एन इलेक्ट्रॉन, वो किसकी इक्वल होती है, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और आपका जो इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में आपको पता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि आप लोगों को याद होगा कि हमने रेडियस जब ड्राइव किया था, इलेक्ट्रॉन का रेडियस ड्राइव किया था, तो उस वक्त हमने एक डायग्राम बनाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, वो सेम इसी तरह की थी, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि आपके इस न्यूक्लियस और ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। याद होगा जब मैंने अपनी उस वीडियो में आपको कहा था कि जो मौत का जो कुएं में आप लोगों ने एक ऐसी रेस देखी हुई है जिसमें कुएं में बाइक चलानी होती है एक सर्कुलर मोशन में। तो फिर एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ वो भी शेयर की थी, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप एक रस्सी के एक सिरे पर पत्थर बांधे उसे गोल गोल मूव करें तो वो गोल गोल मूव करने लग जाता है, ना तो वो सेंटर की तरफ गिरता है, ना वो बाहर की तरफ पत्थर गिर रहा होता है, बल्कि एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है। तो याद होगा उस वक्त मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक्चुअली वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो किसके साथ बैलेंस हुई हुई होती है, वो बैलेंस हुई होती है बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, जो कि mv²/r के इक्वल होती है। फिर यहाँ पर हमने देखा कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है स्मॉलर डिस्टेंस, एक छोटे डिस्टेंस से भी मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है, इट मीन वो कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा है। तो आप लोगों को फिजिक्स में भी याद होगा, जब अब एक चार्ज मूव कर रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकर मूव कर रहा है, तो वो भी वर्क डन ही रहा है ना, क्योंकि वो एक डिस्टेंस से मूव कर रहा है, तो वो किसके इक्वल है, वो फोर्स इंटू डी। वर्क डन आप लोगों को फिजिक्स में भी याद होगा, वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। इस साइंटिफिक लैंग्वेज में हम वर्क उसी वक्त करते हैं जब हम
एक फोर्स के साथ एक डिस्टेंस को, जब आपके पास कोई वेट आपने कैरी किया हो और आप एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वो फोर्स पुश की भी हो सकती है, वो फोर्स पुलिंग की भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को कैरी ऑन करें इस अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रही है ये किस तरह से पोटेंशियल एक स्टोर एनर्जी पर एक्ट करती है। तो यहाँ पर टोटल वर्क डन जो है हम वो ब्रिंग कर रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ न्यूक्लियस। यानी अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से इतना दूर हो चुका है कि वो एक इन्फिनिटी पर पहुँच चुका है। इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहाँ पर फोर्स ऑफ न्यूक्लियस जो है, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन है, वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है, ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। तो हमने अपनी इस वैल्यू को इंटीग्रेट किया, Z² dr4πE0r², इसको इंटीग्रेट किया एक डिस्टेंस से इन्फिनिटी के तो ऊपर, क्योंकि Z² 4πE0 दीज आर ओवर कांस्टेंट, ये हमारे कांस्टेंट हैं, इनको मैंने बाहर कर दिया है, और dr/r²। मैथमेटिक्स के बच्चों को इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आती होगी, उन्हें पता चल चुका होगा ये -1 कैसे आया होगा, क्योंकि हमने -2 + 1 किया था, तो +2 में से अगर आप -1 निकालेंगे तो आपके पास -1 आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय रेडियस। ये आपको एज इट इज़ करना है, जो कि इक्वल हो जाएगा -ZE² 4πE0r के, 4πE0r के। एक्चुअली जो वर्क डन होगा वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वही हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। एक स्टोर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि उसको काम करने के लिए चाहिए होती है। तो फाइनली हमने अपनी क्या स्टोर एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, डेट इज़ -ZE² 4πE0r। ये हमारी क्या निकल आई, पोटेंशियल एनर्जी निकल आई। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है वो इक्वल है ½ mv² के, जबकि हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल आई, -ZE² 4πE0r। अगर मैं थोड़ा सा दोबारा से इसको रिमाइंड करवा दूं कि मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल यही किया है कि बोहर ने हमें बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस होती है बाय सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो मैंने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान है, वो क्या थी, ZE² 4πE0। E0 आप लोगों को याद होगा, इट इज़ अवर प्रिमिटिविटी कांस्टेंट, ये हमारा प्रिमिटिविटी कांस्टेंट है, इनटू r² के। फिर हमने देखा कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें कर तो वो डिस्टेंस ही कवर रहा है ना, एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है और एक्ट करते करते वो एक डिस्टेंस कवर, आइदर वो एक स्मॉल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, कर तो वो वर्क डन ही रहा है ना। तो हमने देखा कि फिजिक्स में फोर्स इनटू डिस्टेंस को हम वर्क कहते हैं, जो कि इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के। फिर हमने अपनी इस वैल्यू को इंटीग्रेट किया, जब हमने इस वैल्यू को इंटीग्रेट किया तो हमने इंटीग्रेशन की इन दोनों के दरमियान, इन दो फैक्टर्स में, क्योंकि बाकी जो वैल्यूज़ हैं दीज आर अवर कांस्टेंट, क्योंकि हम अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ से ब्रिंग करके लेकर आए हैं, कहाँ से लेकर आए हैं, हम उसको एक इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी वो एरिया है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इन्फिनिटी वो एरिया है जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़ीरो है, यानी आपके न्यूक्लियस में और आपके इलेक्ट्रॉन में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। हम उसको लेकर आए हैं अपने न्यूक्लियस के करीब, यानी हमने जब अपने इलेक्ट्रॉन को एक इन्फिनिटी एरिया से, एक इन्फिनाइट एरिया से जब न्यूक्लियस के करीब लेकर आए, सपोज आप समझ लें ये हमारा इन्फिनिटी एरिया है, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दीज टू, यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये और ये है उसका न्यूक्लियस। आप सपोज कर लें कि आप एक इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं कि जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल हो गई, या ज़ीरो के इक्वल हो गई। आप अपने इलेक्ट्रॉन को वहाँ से लेकर आ रही हैं न्यूक्लियस के करीब, जो कि सपोज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, तो आप उसको कैरी करके एक इन्फिनाइट एरिया से कहाँ पे ला रही हैं, न्यूक्लियस के करीब लेकर आ रही हैं। तो वो आपका किसके इक्वल हो गया, वर्क डन के, जो कि निकला -ZE² 4πE0। ये माइनस साइन इंडिकेशन है वर्क डन की। जब आप किसी भी चीज़ पर काम करते हैं तो वो नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाती है। यहाँ पे ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि आपने वर्क डन किया, आपने एनर्जी, स्टोर एनर्जी को यूज़ किया है, इसलिए वो किस में लिखी गई है, विद नेगेटिव साइन। जब भी आप अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे इन्फिनिटी एरिया से
आर रेडियस की तरफ यानी न्यूक्लियस की तरफ, उसके न्यूक्लियस के करीब वाले ऑर्बिट के पास लेकर आएंगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपकी हमेशा डिक्रीज़ करेगी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर है, एक ऐसे एरिया पर है जहाँ पर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो है, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और जब आप अपने इलेक्ट्रॉन को इन्फिनाइट एरिया से कहाँ पर ले जाएंगी, न्यूक्लियस के करीब वाले ऑर्बिट में ले जाएंगी, देन वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर होंगी और उस वक्त आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इक्वल हो जाएगी ज़ीरो के। वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी आपके ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं कि टोटल एनर्जी क्या है। टोटल एनर्जी आप लोगों को याद होगा मैंने क्या कहा था, टोटल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सेम मैंने वहाँ इसी तरह यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया कि टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, यहाँ पर काइनेटिक लिखा गया जबकि यहाँ पे काइनेटिक नहीं आना। टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बाय EN से, और काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं EK.E, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैपिटल E और उसकी सब्सक्रिप्ट के तौर पे पोटेंशियल एनर्जी PE लिख दिया। इसको मैंने अपनी इक्वेशन 1 कह दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ mv² के, और जबकि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, जो कि आपने ऊपर ड्राइव की थी, -ZT² 4πE0R के। तो यहाँ पर मैंने अपनी पोटेंशियल एनर्जी की भी वही वैल्यूज़ पुट किए हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को, आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ mv² लिख दिया, प्लस साइन एज इट इज़ आ गया है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी -ZE² 4πE0R जो है वो मैंने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की जगह लिख दिया है। प्लस माइनस आप सबको पता है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी टोटल एनर्जी जो कि मैं EN कह रही हूँ वो क्या निकल आई है, हाफ mv² -ZE² 4πE0R। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में मैं एक्चुअली mv² की जगह वैल्यू पुट करना चाह रही हूँ, मैं ये इस फैक्टर को ख़त्म करना चाह रही हूँ। तो आपको याद होगा, अगर आप लोग रिमाइंड करें, मैंने अपने लेक्चर स्टार्ट करते वक्त भी कहा था कि जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बैलेंस की गई थी बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अगर यहाँ पर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह उसका फॉर्मूला लिखें ZE² 4πE0R², जो कि इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। आपको याद होगा सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको क्या बताई थी, mv²/r। यहाँ पर रेडियस से कैंसिलेशन हो गई है जिसकी वजह से एक r रह गया, यहाँ पर r ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर आप देख रही हैं ZE² 4πE0R किसके इक्वल हो गया, mv²। तो यहाँ पर मैंने अपनी mv² की वैल्यू निकाल दी है जो कि मैं पुट करूँगी अपनी इक्वेशन नंबर 2 में, mv² में पुट करने लगी हूँ। तो यहाँ पर mv² मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 में क्या पुट करने जा रही हूँ, नाउ आई पुट द इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 2 द वैल्यू ऑफ mv²। अब मैं यहाँ mv² को रिप्लेस कर रही हूँ, दोबारा से मैंने इक्वेशन 2 उतारी है, E= हाफ mv² -ZE² 4πE0R। यहाँ पर मैं mv² की जगह ये वैल्यू पुट कर रही हूँ जो कि मैंने ड्राइव की है, ZE² 4πE0R। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो 2 4 से मल्टीप्लाई होकर के आ गया 8। बाकी तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ हैं जो कि पहले वैल्यूज़ थी। अब आगे मूव करते हैं। उसके बाद क्या है कि हमारा ये वैल्यूज़ आ गई टोटल एनर्जी की। आपने देखा कि हमने एनर्जी की क्या वैल्यू निकाली थी, E=ZE² 8πE0R -ZE² 4πE0R। यहाँ पर मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ, तो एलसीएम लेते वक्त आपको पता है कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 8πE0R, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। जबकि यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 4 है, जबकि यहाँ पर एलसीएम क्या आया हुआ है, 8 आया हुआ है। तो यहाँ पर इसको मैंने 8 बनाने के लिए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है बाय 2, 2 4 8, ये 8 बन चुका। और इसी तरह आपका 2z² आ गया। जब आप 1 में से 2 माइनस करेंगी तो 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। यहाँ पर
लार्ज वैल्यू का साइन आ गया है 8 पाई ई नोट, जिसको मैंने इक्वल कर दिया माइनस जेड ई स्क्वायर 8 पाई ई नोट आर के, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में मैं अपने रेडियस की वैल्यू पुट कर रही हूँ। आप लोगों को याद होगा जब हमने रेडियस की वैल्यू ड्राइव की थी तो हमने फाइनल इक्वेशन क्या ड्राइव की थी कि आर इज इक्वल टू ई नोट एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं अपनी ई की वैल्यू जो कि मेरी क्या है माइनस जेड स्क्वायर 8 पाई ई नोट आर, अब मैं यहाँ आर की जगह ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने पुट कर दी ई नोट एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर पाई एम जेड स्क्वायर। आपको पता है ये वाली वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू पूरी ऊपर आ गई है पाई एम जेड स्क्वायर, और नीचे क्या रह गया 8 पाई ई नोट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये पाई ऊपर वाले पाई से कैंसिल आउट हो गया, जबकि अब ऊपर क्या चेंजेस आ रही हैं माइनस जेड ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या बना दिया है इसने, ई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर ई 4 बना दिया, जबकि जेड के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा आपका जेड स्क्वायर बना देगा। और यहाँ पर आपका एम हो गया जेड स्क्वायर हो गया ई 4 हो गया, ई 4 का फैक्टर आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आ गया 8 ई नोट का स्क्वायर एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर आ गया। ई एन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है द एनर्जी ऑफ एन टी एच ऑर्बिट। एन टी एच ऑर्बिट का मतलब है आपका तमाम ऑर्बिट के, वो ऑर्बिट नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, या सो ऑन कहाँ तक जा रहा है। फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग जो हैं प्रोटॉन की जगह जेड की जगह 1 पुट किया। 1 का अगर आप लोग स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है कि उसका स्क्वायर 1 ही आएगा। फाइनली हमारे पास ई एन क्या आ गया है एम ई 4 8 ई नोट स्क्वायर। ये आप लोग देख लें, ये मैंने प्रिमिटिविटी कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसको काइंडली एनर्जी ना समझ लीजिएगा। प्रिमिटिविटी कांस्टेंट एन स्क्वायर एच स्क्वायर है जो कि इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं दीज आर अवर कांस्टेंट एक्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट के अलावा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट वेरिएबल है, हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन हमारा ऑर्बिट नंबर 1 पे है, ऑर्बिट नंबर 2 पे है या ऑर्बिट नंबर 3 पर है, इट इज़ अननोन। तो यहाँ पर ये जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको मैंने एज इट इज़ बाहर निकाल दिए, क्योंकि बोहर ने प्रॉपर इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया था, और कैलकुलेशन के बाद उसने जो वैल्यू निकाली थी इस फैक्टर की वो निकली थी -2.178 इंटू 10⁻⁻18 जॉल्स। आप देख रहे हैं कि बोहर ने जो एनर्जी कैलकुलेट की थी वो जॉल्स में थी। अब अगर मैं इस कांस्टेंट की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं तो ई एन क्या बन जाएगा -2.178 इंटू 10⁻⁻18 1/n²। यहाँ पर n स्क्वायर मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज़ नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर मैं फ़िलहाल के लिए इस फैक्टर को कांस्टेंट कर दूँ तो आप देख सकते हैं एनर्जी और नंबर ऑफ ऑर्बिट में कौन सा रिलेशन आ रहा है, इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। इट मीन द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट किसके डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एनर्जी। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट आपके इंक्रीज होंगे आपकी एनर्जी वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है आपका अगर एक ऑर्बिट बनता है तो हाफ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी डिक्रीज होगी। बोहर ने जो ये कैलकुलेट की थी एनर्जी वो जॉल्स पर एटम में थी। अगर आप जॉल्स पर एटम को किलो जॉल पर मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वैल्यू को डिवाइड कर दें बाय 1000 से और मल्टीप्लाई कर दें बाय एवोगैड्रोस नंबर जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप देख रहे हैं मैंने -2.18 को मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 को मल्टीप्लाई कर दिया बाय 6.022 इंटू 10⁻23 और डिवाइड कर दिया बाय 1000 से। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई -13.315 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये वाला n स्क्वायर है किलो जॉल पर मोल में। ये
ये जो एनर्जी कैलकुलेट हुई है ये फॉर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह से अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 में है तो आप उसकी इवन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा, अगर वो ऑर्बिट नंबर 2 में है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, उससे डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी एनर्जी इस सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी। अगर आपका थर्ड ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन है तो आप इस तरह से थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकती हैं। अगर आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है तो आप इसी तरह 4 का स्क्वायर लेकर फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लेंगे। अगर फिफ्थ में है तो फिफ्थ की निकाल लेंगी। आप देख रही हैं कि जैसे जैसे हमारा ऑर्बिट जो है, जैसे जैसे हमारा ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं हमारे ऑर्बिट, बढ़ते जा रहे हैं, हमारी वैल्यूज़ जो है वो -13 फिर -328 फिर -145 फिर -82 -52, इस तरह से हमारी एनर्जी आती जा रही है। हमारी एनर्जी जो है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब हम इन्फिनिटी पे पहुँचे तो हमारी एनर्जी क्या हो गई, 0 किलो जॉल्स पर मोल हो गई। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इज़ फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस। एट दिस पॉइंट हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से टोटली फ्री हो चुका है, फ्री हो चुका है। अच्छा जी, जैसे जैसे हमारा ऑर्बिट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, हमारी जो एनर्जी है वो क्या होती गई, इंक्रीज होती गई, और जब इन्फिनिटी पर पहुँचा वही एनर्जी 0 किलो जॉल के इक्वल आ गई, जो कि इलेक्ट्रॉन इज़ फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस। इट मीन अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एक चीज़ माइंड में रख लें, यहाँ पर एनर्जी आप देख रहे हैं जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है सिंगल ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन अगर बात की जाए एनर्जी डिफरेंस की, यानी जो बात मैंने यहाँ पर की थी कि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्चुअली वो डेल्टा ई है, चेंज इन एनर्जी जो है, डिफरेंस इन एनर्जी जो है। जैसे अगर आप सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस फर्स्ट ऑर्बिट से ले रही हैं, E2 - E1 चेक कर रही हैं, वो निकल रही है 984 किलो जॉल पर मोल। अगर आप E3 थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी में से सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालें तो वो 182 आ रही है। अगर फोर्थ ऑर्बिट में से थर्ड ऑर्बिट की कैंसिल आउट करें तो वो 63.84। आप देख रही हैं कि जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं उनका जो डिफरेंस है, द डिफरेंस अमंग द एनर्जी, यानी आपने फर्स्ट टू ऑर्बिट का डिफरेंस देखा, फिर सेकंड और थर्ड का डिफरेंस देखा, थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस देखा, तो हमारी जो एनर्जी थी वो द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी गेट डिक्रीज, उनमें इनकी एनर्जी क्या डिफरेंस जो था वो क्या हो गया, वो डिक्रीज होने लग गया, वो डिक्रीज कम होने लग गया। एनर्जी डिफरेंस जो था वो डिक्रीज़ होने लग गया, डिक्रीज़ हुआ, तो जिससे हमने कहा कि E2 - E1 ग्रेटर देन है E3 - E2 से, वो उससे ग्रेटर है देन E4 - E3 से। एट इन्फिनिटी पर अगर आप देखें फॉर एन हाइड्रोजन एटम के लिए इन्फिनिटी पर क्योंकि हमारी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, और E1 जो हमने इधर कैलकुलेट की थी वो -13.35 थी, तो जब हमने ये देखी तो 13.31 किलो जॉल पर मोल्स आया, जो कि आयनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो एनर्जी डिफरेंस अमंग इन्फिनिटी एंड फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है सपोज वो इतना दूर है कि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बिकम ज़ीरो, वो ज़ीरो हो चुकी है, और आप उसको कंपेयर कर रहे हो, उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं विथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी, तो वो क्या आ रहा है हाइड्रोजन एटम की 13 जो कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। यहाँ पर मैंने वही एनर्जीज लिखी हुई हैं, तो आप देख रहे हैं कि ऑर्बिट टू ऑर्बिट एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस अमंग द ऑर्बिट वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। मैं दो मुख्तलिफ बातें कर रही हूँ, काइंडली इस कॉन्सेप्ट को पिकअप कर लें कि एनर्जी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिट, यानी जब आप N1 देखें, 2 देखें, 3 देखें, 4 देखें, एनर्जी क्या है हमारी बढ़ रही है। नेगेटिव में वैल्यू जितनी स्मॉलर होती है वो उतनी बिगर होती है। अगर आप लोगों को याद हो कि नेगेटिव में जो बड़ी वैल्यू होती है वो उसका रेसिप्रोकल होता है, इट मीन वो छोटी है, और जो छोटी वैल्यू है वो बड़ी होती है। आप देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो E1
N1 से N4 पर बढ़ रही है, बट देयर एनर्जी डिफरेंस, जो उनमें डिफरेंस है 984, 182, 63, इट इज़ गेटिंग डिक्रीज, वो डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब है जो डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट एटम है वो क्या हो रहा है, उनके दरमियान कम हो रहा है। उनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, बट द डिस्टेंस, लेकिन इनके दरमियान जो फासला है और एक ऑर्बिट का दूसरे ऑर्बिट से, वो आप देख रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो कि एक न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, उसकी अगर इंडिविजुअल एनर्जी देखें तो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑर्बिट उसकी एनर्जी बढ़ रही है, बट देयर डिफरेंस गेट डिक्रीज, लेकिन उनके डिफरेंस जो है एनर्जी के अमंग डिफरेंस जो है वो कम हो रहे हैं। और बात की जाए अगर इसके डिस्टेंस की, जो कि मैंने रेडियस की डेरिवेशन में भी आपके साथ डिस्कस किया था, वो क्या हो रहा था, वो उनका डिस्टेंस जो था वो बढ़ रहा था। तो यहाँ पर हमने फाइनली कैलकुलेट कर ली अपने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और हमने इस चीज़ को भी कंक्लूड कर लिया कि बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑर्बिट द डिफरेंस ऑफ एनर्जी अमंग द ऑर्बिट गेट डिक्रीज, वो डिक्रीज होती रहती है, वो डिक्रीज़ होती रहती है। अगर आप अपने इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से ला रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ, तो आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव में आएगी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है टुवर्ड इन्फिनिटी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट MCQ कि इफ़ योर इलेक्ट्रॉन इज़ एट इन्फिनिटी, अगर वो इन्फिनिटी पर है तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए at infinity there is no force of attraction among nucleus and electrons, so the potential energy is zero. If attraction is zero, it means potential energy is also zero. If you bring the electron from infinity to the nucleus, to the nearest orbit of the nucleus, then you do a work, then you do a work. It mean you do some work, so there is some amount of potential energy which is written with the negative sign, it always written with negative sign. होपफुली आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें अगर किसी किस्म की मुश्किल हो तो मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और इसको देखें, और क्या कहते हैं, मुझे अपने व्यूज़ के थ्रू मुझे आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा, और चैनल की प्रमोशंस के लिए ज़रूर अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।